सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक बर्फ का टुकड़ा एक मेटल को कैसे काट सकता है। अपने फ्रिज में रखी बर्फ को इस्तेमाल करोगे तो हाँ, वो उससे मेटल नहीं कटेगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक बर्फ का पहाड़, उसका खुद का वजन कितना होता है। अब कहने के लिए तो लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन फिर भी आपकी मेटल की बनी गाड़ी जाकर पेड़ से टकराकर पूरा चकनाचूर हो सकती है। तो सिमिलरली, क्योंकि इस आइसबर्ग का वजन इतना था, क्योंकि ये इतना बड़ा था, इसने इस टाइटैनिक जहाज को बुरी तरीके से चोट पहुंचाई। कोलिजन के कुछ ही सेकंड्स बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज तुरंत पहुंचे देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है इस इंपैक्ट की वजह से। देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि यह जहाज तो डूब जाएगा। वो कंप्लीटली शॉक हो गए इस चीज को देखकर। इन्हें लगता था कि यह जहाज तो अनसिंकेबल है, कभी डूब नहीं सकता। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था क्योंकि इस जहाज के अंदर सेफ्टी फीचर्स कमाल के थे। दो मेन सेफ्टी फीचर्स थे जिसकी वजह से इसे ऐसा माना जाता था। पहला, इस जहाज के अंदर एक डबल बॉटम हल था। हल जो होता है वो जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है कि दो लेयर्स लगी हैं यहां पर। अगर नीचे से एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा, जो पूरी शिप की मेन बॉडी है, जो हल है, उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स भी अगर पानी के भर गए तो भी जहाज तैरते रहेगा, जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइसबर्ग से ये जो इंपैक्ट हुआ था, ये एक्चुअली में शिप के साइड में हुआ, तो जो डबल बॉटम हल था वो किसी काम का नहीं रहा। साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी। और दूसरा, ये इंपैक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी ब्रीच हो चुके थे, उनमें पानी भर चुका था। लिमिट 4 तक की थी। 6 कंपार्टमेंट्स का पानी से भरने का मतलब था कि इस जहाज को अब डूबने से नहीं बचाया जा सकता। ये अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा। टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर। जो आसपास मौजूद जहाज होंगे वो शायद से हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचाने आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक वो डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजते रहते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, और भेजते हैं और भेजते हैं। कोई तो जहाज होगा आसपास जो सुन ले हमारे सिग्नल को। 20 मिनट बाद 12:20 AM RMS कारपेथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की ओर, हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये जहाज पास था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चलकर टाइटैनिक की तरफ जाएगा, इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक का जहाज बचा रह सकता है? बाकी क्रू मेंबर्स फ्लेयर्स और रॉकेट्स जलाते हैं हवा में, इस उम्मीद में कि कोई आसपास मौजूद शिप होगी तो वो ध्यान दे देगी हमारी तरफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर्स को अब इवैक्यूएट किया जाए, शिप में मौजूद लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट्स में बोर्ड करने की। जहाज में बैठे पैसेंजर्स की अगर बात की जाए तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ज्यादातर पैसेंजर्स मानते थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है, कोई चिंता करने की बात ही नहीं। आखिर जो कंपनी ने एड्स निकाली थी वो तो बार बार यही कहे जा रही थी। तो हाँ, हम टकरा गए होंगे एक आइसबर्ग से, लेकिन जहाज नहीं डूबने वाला। इसी रीजन से जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई, उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग उस लाइफ बोट में गए। आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतरी। लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। जहाज अब टिल्ट होने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर्स ने रियलाइज करना शुरू किया कि एक्चुअली में ये जहाज डूब सकता है। और जब पैसेंजर्स को ये रियलाइजेशन हुई तो जबरदस्त केओस हो गया और पैनिक में लोग इधर उधर भीड़ में भागने लगे। रात के 1 बजे तक पानी इतना ज्यादा भर चुका था जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट्स में कि जहाज का जो आगे वाला हिस्सा था, जो बो था शिप का, वो पानी के अंदर डूबने लगा। इसकी वजह से जो पीछे वाला हिस्सा था टाइटैनिक का, वो पानी के बाहर आ गया। जो प्रोपेलर्स थे वो पानी के बाहर आ गए पीछे से। जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हुआ तो पूरी तरीके से हड़बड़ी मच गई। लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट्स की सख्त कमी थी जहाज पर। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी जिस पर अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज में 2200 के करीब लोग थे। रात के 2:05 आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। इस केओस के बीच कुछ लोगों ने कोशिश करी थी लाइफ बोट में अपनी जगह छीनने की, लेकिन कुछ लोगों ने अपने भाग्य को मान लिया था और वो जहाज में ही रुके रहे। The end, it was chaotic at the end. Everybody was crying, praying, trying to get into the few lifeboats that were left. No, it was pretty sad at the end. आई विटनेसेस के अनुसार करीब 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया
और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं